हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में। और देखिए जो हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास डिस्कस करते हैं उसमें एक चीज़ और ऐड की है। ये वीकली फाइनेंशियल न्यूज़, इवन आरबीआई के सर्कुलर्स, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, जो अपडेट होते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ से रिलेटेड, जो डायरेक्ट आपके बैंक एग्जाम में पूछते हैं, या अदर फाइनेंशियल न्यूज़ जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन सी पिछले हफ्ते की इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ रही है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बात आती है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी आ चुका है, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो जो इन्होंने बात कही थी, अब देखिए एग्जैक्ट जो डेटा आया है इकोनॉमिक सर्वे का, या इन्होंने जो बात कही है, या इसमें क्या इन्होंने शो किया है। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो बजट से पहले आता है, इसमें इंडिया की ग्रोथ, जो ग्रोथ बताई गई थी, एक assumption इन्होंने दिया था 6.8 टू 7.2% फाइनेंशियल ईयर 27। ये इनका डेटा है 6.8 टू 7.2। तो इवन 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 यहाँ पर ये देखा गया कि जो वर्ल्ड की कंडीशन है, या वर्ल्ड में इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है चीज़ों का, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड की वजह से यहाँ की ग्रोथ रहने वाली है या दिखना शो होगी। तो इंडिया की जो एक ग्रोथ का अनुमान लगाया है, लगभग 7% के आसपास लगाया है। अ, और इसके साथ साथ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 6.8 से 7.2 के बीच में रहने का अनुमान है। तो ऑन एन एवरेज लगभग 7% के करीब। इसके साथ साथ इंडिया की एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करें, जो कि अपनी इकोनॉमी का एक मेजर स्ट्रॉन्ग करने का एक पॉइंट रहा है, हिस्सा रहा है। और इतने सारी अनसर्टेनिटी देखते हुए भी, चाहे ग्लोबल ट्रेड में हो, चाहे यूएस का इम्पैक्ट हो, इंडिया ने कई सारे देशों के साथ ट्रेड डील पे फोकस भी किया है। इवन ये आप रिपोर्ट भी देख रहे थे, इवन अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, उनका भी कल अगर आपने देखा हो कि एक स्टेटमेंट आया है कि यूएस, अपार्ट फ्रॉम यूएस टैरिफ्स, इंडिया को फोकस करना चाहिए अपने ट्रेड डील को बढ़ाने पर, या एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड करने पर, ताकि कहीं ना कहीं आपके पैसे की स्थिरता बढ़ेगी, और इंटरनेशनल मार्केट में जो इम्पैक्ट पड़ता है निगेटिव, वो कहीं ना कहीं हम उससे बाहर निकल पाएंगे। तो इसका जो मेजर रीजन रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के सर्ज होने का, ऑल वर्ल्ड में इतना ग्रोथ नहीं दिखा। कंपेरेटिवली इंडिया की ग्रोथ अपने आप में अच्छी है। उसका मेन रीजन रहा है डोमेस्टिक डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ी है, जो रिसेंट में हमारी गवर्नमेंट, इवन आरबीआई ने जो भी स्टेप लिए रेट्स कम करने का, इवन गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू मार्केट में पैसा डालने का, चाहे वो स्कीम्स के थ्रू हो, जीएसटी रिफॉर्म्स के थ्रू हो, ये सब सारी चीजें की गई। ठीक है। इसके साथ साथ डिमांड तभी क्रिएट होती है जब कंजम्पशन आपका क्रिएट होता है, स्पेशली इन शहरी रीजन में। और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रोथ देखने को मिली है। टैक्स रेशनलाइजेशन, आगे बात जीएसटी की, लगातार जो जीएसटी में जीएसटी 2.0 के तहत जो रेट्स कम हुए, उसका भी इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिला। और अर्ब जिसकी वजह से अर्बन कंजम्पशन, शहरी कंजम्पशन उपभोग में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। एट द सेम टाइम, अगर ये तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, और अगर हम लोग यहीं पर बात करें कि अदर, जैसे कुछ अदर एजेंसीज कितना ग्रोथ बताती हैं, या किस हिसाब से ग्रोथ शो होता है, आ, तो एक चीज जो आपको देखने को मिलेगी लगातार, कि जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था, आरबीआई ने भी कितना डेटा शो किया हमारे ग्रोथ का। तो जैसे आरबीआई ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर रिवाइज भी होता रहेगा। तो आरबीआई का जैसे 7.3 था। अंकटैड की बात करें, ये जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है, अंकटैड, इसके हिसाब से 6.5 रहने वाला है। ओईसीडी की बात करें, ओईसीडी तो 6.7। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग डेटा दिया था। पहले इकोनॉमिक सर्वे ने भी कम बोला था, लेकिन बाद में ये चीजें बढ़ी। तो जब इस टाइप की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, तो ये बेटर होता है। इवन वर्ल्ड बैंक का डेटा आया था, अजय बंगा जिनका मैंने नाम लिया, जो हेड है, तो वर्ल्ड बैंक का 6.5 इन्होंने बताया था।
एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की बात करें तो 7.2 का डेटा बताया। तो ये सब सारी चीजें बताई। तो आरबीआई का मेन याद रखिएगा, बाकी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आ ही गया है। तो इस चीज पे बात हुई है। एक चीज यहाँ पर और जो काम की बात होती है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट के डेटा बताए इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी 2025-26 के लिए 7.4 की बात की है। और 26-27 की बात करें, 26-27 फाइनेंशियल ईयर, तो वो आपका ये यहाँ पे रहने वाला है। तो ये एक्चुअली मेन है रियल जीडीपी जहाँ पे ग्रोथ की बात आ रही है। क्योंकि अब इसमें एक चीज और अगर एडिशनली ऐड कर दें कि जैसे हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी तीन टाइप से, एक नॉमिनल जीडीपी होता है विच इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। दूसरा रियल जीडीपी होता है which does not include the effect of inflation or deflation। अभी बस ये लाइन सुनते जाइए। और तीसरा हो जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इन द सेंस कि जो कि नॉमिनल जीडीपी में निकाला जाता है, जिसमें आप सब्सिडीज ऐड करके इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स इन दोनों के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। तो मेन रियल जीडीपी होती है जो प्रोडक्शन या ग्रोथ को दिखा रही होती है। क्योंकि रियल जीडीपी में उतार या चढ़ाव तभी होता है जब हमारा प्रोडक्शन बढ़े या घटे, दैट मीन्स फ्लक्चुएशन हो। तो ये एक इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। दूसरा, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट एंड amazon ने लगभग ओपन एआई में $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। तो ये एक एग्रीमेंट टाइप का है जहाँ पे तीन लोगों का एग्रीमेंट है। तो ये उसमें याद रखिएगा, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज अमेजोन। तो एक तो ये चीज होती है कि आपने ये डेटा पढ़ लिया कि भाई 60 बिलियन ओपन एआई में आएगा। अब दूसरी चीज आती है कि अगर कोई भी बॉडी आ रही है तो उसके हेड पूछे जाते हैं या हेड का नाम आता है। तो जैसे एनवीडिया के किसका नाम आता है, अभी यहाँ पर हम लोगों को भी देखने को मिलेगा, अभी आगे भी आप पढ़ेंगे तो उसमें कई बार नाम आएगा। और ये नाम आएगा जेंसन हुआंग। तो जेंसन हुआंग एनवीडिया के हेड। अगर यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट में अगर सीईओ का नाम बार बार आता है, आपने सुना भी होगा, सत्या नडेला। ठीक है, ये दोनों लोगों की बात आई। अमेजोन बोले तो जेफ बेजोस, अमेजोन के लिए इनका नाम आता है। तो ये दोनों या तीनों चीज आप याद रखें। और एक चीज इसमें जैसे कि शुरुआत तो जरूर इनकी हुई थी। और अमेजोन के सीईओ की बात करें यहाँ पर, तो एंटी जैसी, तो यहाँ पर इनका नाम आता है सीईओ का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको अलग अलग के हिसाब से याद रखना पड़ेगा फिलहाल। ठीक है। हम्म। तो इन्होंने ओपन एआई में इन्वेस्ट करने की बात कही है। इसके साथ साथ अगली न्यूज़ देखें। ये एक इम्पॉर्टेंट, देखिए ट्रेड डील रही है लगातार, ये न्यूज़ में भी आता रहा है। इंडिया का अलग अलग देशों के साथ, ओमान हो जाए फिर यूएई हो जाए, अभी कनाडा के साथ भी क्रिटिकल मिनरल्स में इंडिया ट्रेड टॉक्स कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से हुआ। क्योंकि अभी हमने अपना 77 रिपब्लिक डे, जो कि 26 ऑफ जैन को हुआ, कंडक्ट हुआ। और वहाँ पर आपके यूरोपियन यूनियन की है उर्सुला वॉन्डर लेयन, एज वेल एज यूरोपियन काउंसिल के हेड आए एंटोनियो कोस्टा। और उन्हीं की प्रेजेंस में ये सब सारी चीजें देखने को मिली। तो पहली चीज, मदर ऑफ ऑल डील कंडक्ट हुई है। देखिए नाम भी आ गया, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा एंड यूरोपियन कमीशन। इसके साथ साथ यहीं पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये इंडिया ईयू यूरोपियन यूनियन के का इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, जो इंडिया के फ्यूचर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अलाइन करेगा विद इंडिया का जो टारगेट है, विकसित भारत इंडिया एट द रेट 2047, 2047 बोले तो 100 साल पूरे होने पर। इसमें देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये इसे इसे एक मेजर इंडिया के लिए देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें,
एक तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, जैसे इंडिया भी फोर्थ नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया एंड सेकंड ग्लोबली है। दैट मीन्स बाकी सारे फैक्टर को मिलाते हुए इंडिया ईयू एफटीए क्रिएट्स अ कंबाइंड मार्केट। अब मार्केट की बात करें तो लगभग इन दोनों का मार्केट मिला के 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच जाता है, जो कि ग्लोबल जीडीपी का अकेले 25% कवर करता है, नियरली वन थर्ड ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। और ग्लोबल ट्रेड का एक तिहाई, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि दोनों की जीडीपी 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी मतलब एक चौथाई अकेले कवर कर रहा है। और इसके साथ साथ ग्लोबल ट्रेड का एक तिहाई हम अकेले कवर करते हैं। अगर ये डील देखी जाए, इंडिया ईयू एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया का ये सेकेंड 22nd फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब कई देशों के साथ हमने ये सारी चीजें की हैं। उसमें यूरोपियन यूनियन 22वें नंबर पे है। इसके अभी रिसेंट में यूके के साथ ईएफटीए, ये सारी चीजें देखने को मिली जो एक बड़ा मार्केट इंडिया के लिए ओपन करेगा। अब अगर इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखें, इंपॉर्टेंट तो मतलब इंडियन एक्सपोर्ट टू ईयू, दैट मीन्स कौन कौन से इंडियन प्रोडक्ट को यूरोपियन यूनियन मार्केट में एक्सेस मिलेगा, एंड यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट टू इंडिया उनके किस प्रोडक्ट या किन चीजों को इंडिया में दैट मीन्स एक्सेस मिलेगा बेहतर तरीके से। तो ये जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या है। पहली चीज, 97% ऑफ यूरोपियन यूनियन टैरिफ लाइंस विद प्रेफरेंशियल एक्सेस, ठीक है, एक्सेस मिलेगा 97% ऑफ जो इस टाइप की चीजें, जो कि लगभग 99.5% इंडिया करंट एक्सपोर्ट वैल्यू को कवर करेगा। लगभग 100% या 99.5% हमारी करंट वैल्यू यूरोपियन यूनियन मार्केट में एक्सपोर्ट एक बड़ा चांस मिल रहा है टोटल वैल्यू के हिसाब से। इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन, जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है ड्यूटी, वो काफी कम हो जाएंगे। इसका फायदा लेबर इंटेंसिव एमएसएमई सेक्टर, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड, टी एंड कॉफी, स्पाइसेस। अभी अगर करंट की बात करें, करंट यूरोपियन यूनियन ड्यूटीज इन दिस सेक्टर लगभग 4 से 26%। अगर ये जीरो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है चीजें सस्ती हो जाएंगी और जिनका डिमांड हमको यूरोपियन मार्केट में देखने को मिलेगा। वहां की बात करें तो मार्केट एक्सेस अभी 92.1% के लगभग चल रहा है इंडिया टैरिफ लाइंस के हिसाब से, जबकि इंडिया का प्रोडक्ट 97%। इसके थ्रू 97.5% एक्सपोर्ट कवर हो जाएगा। इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन की बात करें, ये एक टाइम पीरियड दिया है कि 5 7 10 सालों में अगले 50% टैरिफ पे छूट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगा। और इसमें लिबरलाइजेशन करने की बात करें तो ये अगले आपको टोटल 10 सालों में देखने को मिलेगा धीरे धीरे। तो ये इसमें जो मेन चीज है ये है कि इंडियन एक्सपोर्ट टोटल वैल्यू की बात करें 99.5 लगभग, और यूरोपियन मार्केट की बात करें जो इंडिया में एक्सपोर्ट करने का वैल्यू के हिसाब से, तो 97.5। तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट चीज होने वाली है। इसके साथ साथ जैसे एग्रीकल्चर एमएसएमई जॉब क्रिएट होगा, कहीं भी डिमांड क्रिएट होती है तो जॉब क्रिएट होगी। सर्विस मोबिलिटी एंड टैलेंट मेन फोकस पे रखा गया। एक जो इम्पोर्टेंट चीज आई है दोनों के एग्रीमेंट में, वो है यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जैसे एक टाइप का कार्बन टैक्स लगता है, तो वही ये मान लीजिए कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसमें अ, जो मेन एश्योरेंस दिया गया वो फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निकल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स लोअर इमिशन। तो जैसे इंडिया का टारगेट भी है जीरो कार्बन इमिशन की तरफ हमको 2070 तक पहुंचना है, तो इसलिए ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। लेकिन इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी एक देखने को मिला है आपके स्टील सेक्टर पे। जैसे कॉस्ट पुश प्रोडक्शन एक्सपेंस 5 to 8% की दैट मीन्स इंक्रीमेंट होगी। इसका इम्पैक्ट लगभग 30,000 से ज्यादा एमएसएमईज पर देखने को मिलेगा, जो यूरोपियन यूनियन के कार्बन लेवाइस पड़ता है एक टाइप का शुल्क, तो ये लगाते हैं कि आप कम से कम इमिशन करें, ठीक है। स्मॉल सप्लायर्स रिस्क लूजिंग ऑर्डर्स ड्यू टू डेटा गैप्स। जाहिर सी बात है अगर आपका कार्बन इमिशन का डेटा नहीं है, कितना आप कर रहे हैं, तो फिर आपकी मार्केट
उनकी मार्केट से आपको बाहर किया जा सकता है या एक्सेस मिलने में दिक्कत होगी। इवन इंडियाज ग्रीन स्टील फेल्स ईयू टैक्स फ्री बेंचमार्क। और देखिए यहाँ पर ग्रीन स्टील हो सकता है ये कार्बन एमिशन की इश्यू की वजह से टैक्स फ्री बेंचमार्क भी कवर नहीं कर पाएगा। तो ये एक मेजर इशू शायद हो सकता है इस बॉर्डर मैकेनिज्म की वजह से। इसके साथ साथ अदर सेक्टर में देखें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में इंडिया को मौका मिलेगा, जैसे फर्स्ट टाइम एक्सेस फॉर इंडियन प्रैक्टिशनर्स। सबसे बड़ी चीज है इंडियन प्रैक्टिशनर्स को मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें, रेगुलेशन परमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट, आयुष प्रैक्टिशनर्स अभी तक नहीं होते थे वहां पर, तो अब इनको मौका मिलेगा। तो ये जाकर आयुष वेलनेस सेंटर एज वेल एज क्लिनिक्स ओपन कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रिप्स के तहत, जो कि दोहा एग्रीमेंट का एक हिस्सा है डिक्लेरेशन का, और इसके साथ साथ इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को भी बढ़ाया जाएगा टीकेडीएल के फॉर्म में। रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन की बात करें, एसपीएस बोले तो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एज वेल एज टीबीटी टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जो है उन पे भी काम किया जाएगा। और ये सारी चीजें एक इंडिया के एक्सपेंस दैट मीन्स एक्सटेंशन देगी मार्केट को। अगर अदर सेक्टर्स की बात करें बियॉन्ड ट्रेड, तो एक ये टाइप का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा है जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ बॉर्डर टुवर्ड्स 2030 जॉइंट इंडिया ईयू। तो दूर का एक दैट मीन्स उद्देश्य लेके काम किया जा रहा है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा है पार्टनरशिप अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स, ताकि हम लोग केवल ट्रेड तक ना सीमित रह के अदर डोमेन्स में भी काम करें। इसके साथ साथ क्या इसके आउटकम्स रहे, क्या अनाउंस हुआ है? पहला तो इंडिया यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन अगले 5 सालों के लिए। इसके साथ साथ इंडिया एसोसिएशन विद हॉरिजन यूरोप के साथ हुआ है, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी लॉन्च किया जाएगा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में भी हमको हेल्प या इससे रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है, तो इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा बोला गया है। इसके साथ साथ मोबिलिटी स्किल डेवलपमेंट, डिजास्टर फ्री मैनेजमेंट एज वेल एज डिजिटल इनोवेशन पे भी काम किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड होने वाला है, ट्रेड डील होने वाली, इसीलिए इसका नाम ही आया मदर ऑफ ऑल डील्स। ठीक, तो ये एक यूरोप, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे हैं जो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, इस टाइप के डेटा आपके एग्जाम में आते भी हैं कि इंडिया का जो शुगर प्रोडक्शन है वो लगभग 18.4% का ग्रोथ देखने को मिला है, जिसमें 195.03 लाख टन तक पहुंच गया, अकॉर्डिंग टू आईएसएमए रिपोर्ट। पहली बात तो आईएसएमए का फुल फॉर्म इंडियन शुगर बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो किसी भी चीज का फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है आईएसएमए का डेटा, तो आईएसएमए का डेटा पहली बात तो फुल फॉर्म की कहाँ पर है या क्या है, इंडियन शुगर बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। और हेडक्वार्टर या की बात करें तो ये न्यू दिल्ली बेस्ड है। तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज, इनके हिसाब से इंडिया का जो प्रोडक्शन है शुगर केन का वो लगभग 164.79 लाख टन से बढ़कर 195.03 हो गया है। जिसमें अगर हम लोग हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र यूपी, बीच में यूपी टॉप पर आया था लेकिन दोबारा से यहाँ पर महाराष्ट्र को देखा गया, महाराष्ट्र एंड यूपी एंड कर्नाटक, ये तीन है। जिसमें आप ये महाराष्ट्र को देखेंगे तो जाहिर सी बात है, ये प्रोडक्शन आप देखेंगे तो 55.52 था, उसमें इतना परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, और फैक्ट्रीज भी काफी ज्यादा है यूपी की कंपैरिजन में। तो यूपी में 119 है, महाराष्ट्र में उससे ज्यादा है, तो इसलिए ऑल इंडिया लेवल पर फैक्ट्रीज की बात करें लगभग 515 फैक्ट्रीज हैं और टोटल प्रोडक्शन 195.03 हुआ है, जो कि पिछले साल से लगभग अप्रॉक्स 30 ज्यादा है, 30 लाख टन। ठीक है, तो ये इंडिया का शुगर प्रोडक्शन है। तो आपके एग्जाम में दैट मीन्स एग्रीकल्चर, एमएसपी, इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर दो डेटा आपके लिए हो गया, एक आईएसएमए का हो गया, और दूसरा इंडिया के केस में महाराष्ट्र हो गया। लेकिन एडिशनल की बात करें जैसे वर्ल्ड में अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर की देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, तो सबसे बड़ा उत्पादक है आपका ब्राजील।
ठीक है, लगभग 23 से 24% कवर करता है और इसीलिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, और अभी हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे, यूरोपियन यूनियन आपका थर्ड लार्जेस्ट है। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ब्राजील याद रखिएगा वर्ल्ड लेवल पर, और इंडिया में बात करें तो महाराष्ट्र एंड यूपी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आई है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे स्पेशली शेयर मार्केट बोले तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई बेस्ड है। और अभी अगर हेड की बात करें तो तुहिन कांत पांडा है। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या किया, सेबी ने अनाउंस किया है स्पेशल 1 ईयर विंडो, दैट मीन्स एक टाइप का टाइम गैप दिया है। और ये किसके लिए दिया है? इन्वेस्टर्स के लिए, टू ट्रांसफर एंड डीमेटेरियलाइज फिजिकल सिक्योरिटीज दैट कुड बी प्रोसेस्ड बिफोर 1 अप्रैल 2000। मतलब ऐसी कोई भी आपकी जो आपके अकाउंट में सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं 2019 से पहले, तो उन्हें आप एक मौका दे रही है सेबी कि आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने छोड़ दिया या भूल गए या नॉन एक्टिव था, तो दोबारा से उसे आप रीओपन कर सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो अपना प्रोसीजरल और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चैलेंज की वजह से, कभी किसी का केवाईसी नहीं हो पाया या कोई दिक्कत आ गई, डेटा क्लियर नहीं हो पाया, तो उस वजह से जो आपका इनएक्टिव अकाउंट था उसे दोबारा से आप एक्टिव कीजिए, अपने डीमेटेरियलाइज चीज़ों को एक्टिव करके उसे ट्रांसफर कर लीजिए। तो इसीलिए स्पेशल विंडो कब से ओपन होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये उनके लिए जिनको नहीं पता या उन्होंने सोचा कि भाई अकाउंट डेड हो गया। तो 5 फरवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2027 तक, to enable such investors to regularize and complete the transfer कम डीमेटेरियलाइज ऑफ सिक्योरिटीज। और ये आपका इफेक्टिव हो जाएगा 5 फरवरी 2026 से। इसके साथ साथ इस रिवाइज्ड फ्रेमवर्क की बात करें तो जितनी भी आपकी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज हैं या रेगुलराइज कंपनीज हैं, ये डायरेक्टली क्रेडिट सिक्योरिटीज टू डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर सकती हैं। मतलब नेसेसरी जो भी स्टेप्स उसके लिए लिए जाए। और यहाँ पर जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन दी गई है, दिस मेजर इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द टाइमलाइन फॉर क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज। जो टाइम लगता था इस टाइप की सिक्योरिटीज को क्रेडिट होने में, 150 दिन का, वो जस्ट घट कर 30 दिन पर आ जाएगा। while also mitigating risk associated with loss of pilferage of LOCs। तो जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज से रिलेटेड आपकी दिक्कत होगी या रिस्क होंगे, उनको निपटाते हुए 30 दिन में आपका शो होने लगेगा। न्यू प्रोविजंस शैल केम इनटू इफेक्ट। तो दैट मीन्स ये जो चीज थी यहाँ पर, ये स्पेशल विंडो ओपन होगा और ये जो प्रोसीजर इनके ऊपर लागू हो रहा है, ये 2 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रिस्क्राइब टाइमलाइन में अपनी चीजों को डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो राम मोहन नायडू जी का नाम यहाँ पर आया है। अब हुआ क्या है राम मोहन नायडू जी के तहत, अ, इन्होंने सस्टेनेबल फ्यूल एंड एयर मोबिलिटी कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन बात की फ्रेंच मिनिस्टर्स के साथ। तो ये राम मोहन नायडू जी हैं कौन? तो ये हमारे यहाँ है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया, सिविल एविएशन इन इंडिया। इसके साथ साथ एक नाम आपको बार बार मिलेगा सिविल एविएशन में, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वो कौन है आपके? फैज अहमद किदवई। तो ये दो नाम अभी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए हमने कहाँ या किससे कोऑपरेट किया? तो फ्रेंच मिनिस्टर्स के साथ, ताकि हमारी सुविधाएं बेहतर हो पाए। और ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिली? विंग्स इंडिया प्रोग्राम, जो कि 28 से 31 जैन के बीच में बेगमपुट एयरपोर्ट पे कराया गया हैदराबाद के। तो ये रिलेट हो जाता है, बेगमपुट एयरपोर्ट कहाँ पर? हैदराबाद। और यहीं पर विंग्स इंडिया जो इवेंट हुआ वहां पर ये चीज की गई है। थीम की बात करें, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, ये हमारी थीम है, जिसमें आपके डिजाइन से लेकर डिप्लॉयमेंट, उनको कैसे आप ग्राउंड लेवल पे उतारते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनके मेंटेनेंस, और
इनोवेशन एज वेल एज सेफ्टी पर भी ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ एक डेटा और आया है, यूएस लगातार अभी इनके टैरिफ की वजह से इंडिया के ट्रेड पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो यूएस का जो टेक्सटाइल एंड अपैरल इंपोर्ट है इंडिया से, वो उसमें गिरावट दर्ज हुई है नवंबर के डेटा के हिसाब से लगभग 31% से ज्यादा। तो फिर इसका मतलब अगर इंडिया का मार्केट इनके लिए लेस प्रेफरेबल हुआ, तो जाहिर सी बात है कहीं का मार्केट इनके लिए ग्रोथ या कहीं के मार्केट में इंक्रीमेंट देखने को मिला होगा। तो वो दोनों डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। पहली चीज, यूनाइटेड नेशन के टेक्सटाइल एंड अपैरल बोले तो टी एंड ए इम्पोर्ट में इंडिया के रिस्पेक्ट में कमी हुई है। इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया शार्पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, लगभग 31.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेरेटिवली पिछले साल के। और ये देखिए आ गया, तो इन्होंने रिप्लेस इंडिया को किसने किया, या एक बड़ा मार्केट इनके लिए कौन निकल के आया, वियतनाम, लगभग 12.5% ग्रोथ के साथ। तो वियतनाम के केस में इंक्रीज हुआ है, चाइना के केस में डिक्रीज हुआ है, सेम एज वेल एज इंडिया के केस में भी यही है। ठीक है। और बांग्लादेश और ओवरऑल राइस, लगभग बांग्लादेश में ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ साथ इंडिया टू एक्सपेंड एआई ट्रेनिंग टू 500 यूनिवर्सिटीज, लगातार एआई मिशन पे बात की जा रही है, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहा है एआई पर। अ, और एआई मिशन जो लॉन्च हुआ था, ये 2024 में ही लॉन्च किया गया था इंडिया के थ्रू, और इस बार का एआई समिट भी अभी जस्ट फरवरी में होने वाला है। ठीक है। तो ये सब, और इसके के लिए रीजनल एआई समिट्स अलग अलग जगह पे कराई जा रही है, जहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव लिए गए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, हम एक्सपेंशन चाहते हैं कि एआई का यूज किया जाए, और लगभग 500 यूनिवर्सिटीज में इसको उतारा जाए एज अ एआई मिशन 2.0 के तहत। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके तहत स्ट्रॉन्ग टैलेंट पाइपलाइन फॉर एआई इंडस्ट्रीज, लेकिन दैट मीन्स लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, एआई को अपने ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में उतार पाएंगे, एआई टूल्स की मदद से डिफरेंट डेटा सेट्स तैयार हो पाएंगे। और इसका मेन चीज क्या है, मिरर्स द सेमीकंडक्टर सेक्टर सक्सेस, दैट मीन्स सेमीकंडक्टर में जैसे एआई का यूज होके सक्सेसफुल हमको देखने को मिली, जहाँ पे लगभग 315 यूनिवर्सिटीज नाउ हैव फुल स्टाफ एंड स्टूडेंट एक्टिवली डिजाइनिंग चिप्स। तो देखिए, एक बड़ा एआई का यूज करके आपने एक बहुत बड़े एरिया को कवर किया है चिप मेकिंग में। और ये इसी को एक सक्सेस, इसकी रेट देखते हुए इनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी, ताकि लोग फ्रेंडली हो पाए, इसका बेहतर यूज कर पाए। इसीलिए इंडस्ट्रीज फाइनलाइजिंग द कोर्स कैरिकुलम, एक बकायदा मार्केट नीड्स के हिसाब से एक कोर्स डेवलप किया जाएगा, जो कि इंडिया एआई मिशन 2.0 का होने वाला है, जो लगभग 5 से 6 मंथ में लॉन्च हो जाएगा। अलग अलग फेज में, फेज वन, फेज टू, जिसमें फेज वन पे तो अ, अभी ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और फेज टू में फोकस किस पे रहा है, टेक डेमोक्रेटाइजेशन, लोगों तक टेक्नोलॉजी इनहेंस की जाए, पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ कॉमन कंप्यूट स्टैक फॉर इक्विटेबल एक्सेस बिल्ड्स ऑन सक्सेस लाइक यूपीआई, डिजी लॉकर एंड 5G के केस में भी आपको इस एआई का यूज देखने को मिलेगा, कि बेहतर कंपनीज, बेहतर ऑप्शंस एंड बेहतर टूल्स मार्केट में आ पाएंगे। तो एआई मिशन को याद रखें। और इसके लिए एक चीज ये भी जरूर याद रखें, एआई मिशन इंडिया में भले मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था, कितने रुपए बजट के साथ, 10,372 करोड़ के बजट के साथ इस एआई मिशन को इंडिया में शुरू किया गया। ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है फिलहाल। देखते हैं अपनी अगली न्यूज, जितनी भी फाइनेंशियल न्यूज है हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडो अरब स्ट्रेटेजिक अलायंस देखने को मिला है बियॉन्ड ट्रेड थ्रू न्यू ज्वाइंट चैम्बर। अब यहाँ पर बस आपके लिए काम की चीज है, ये यूनियन ऑफ अरब चैम्बर्स के साथ एक टाइप का ट्रेड डील हुई है, और ये इंडिया, मतलब इंडो अरब चैम्बर एज द 17th मेंबर, तो इंडिया को भी रिकॉग्नाइज किया गया है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत एज अ 17th मेंबर, और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें अरब फॉरेन चैम्बर में इंडिया को, ये पूरा आपके एक बिजनेस फ्रेमवर्क पर डिपेंड होगा, जहाँ पर स्ट्रक्चरल टाइज एंड मॉडर्नाइज किया जाएगा, जो आपके बिजनेस को बढ़ावा दे पाए। ठीक है। और जिसका मेन फोकस ही फ्रॉम शिफ्ट ट्रेड टू इन्वेस्टमेंट, तो केवल जो अभी तक बात ट्रेड पे होती थी, उसे इन्वेस्टमेंट तक कैसे लाया जाए, इसी को कहते हैं कि डायमेंशंस आप इंक्लूड कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, ताकि चीजें और बेहतर हो पाए। इसके साथ साथ ये देखें,
मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब की बात करें तो यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में काम करने पर आपकी चीज़ों को बेहतर स्ट्रेंथन मिलेगी और इंडिया एंड अरब वर्ल्ड्स के जो रिलेशन है उनको भी बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन भी देखने को मिलेगा। इवन क्रिटिकल सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ा योगदान होगा। तो इंडो अरब चैम्बर में इंडिया एज अ 17th मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ अरब चैम्बर्स फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्शन पे है। स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा इंडिया और अरब वर्ल्ड्स के साथ। ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट्स कई सारे सेक्टर्स में लॉन्च किए जा रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव कमिटमेंट टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब। तो इसीलिए अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बताइए बार्कलेज की, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए ये बार्कलेज है क्या, क्योंकि कहीं भी इस टाइप की चीजें आती हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर बार्कलेज की बात आई तो बार्कलेज एक मल्टीनेशनल बैंक ब्रिटेन बेस्ड है जिसका हेडक्वार्टर लंदन है। लंदन बेस्ड है ये, बस इतना याद रखिए। तो जैसे कई लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं वैसे ही आ, अभी हमारे बजट भी आ गया है। तो इन इनके हिसाब से कि भाई फिजिकल डेफिसिट जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब 7 के लिए वो 4.2 रहने वाला है सरकार का। तो एक्सपेक्टेड टू मीट, जैसे सरकार ने भी कहा था कि 25-26 का टारगेट 4.4 रखेंगे। तो मेंटेन मॉडरेट कर लेंगे 4.2, और आज ही बजट में इन्होंने 4.3 के लगभग बताया है इन्होंने। तो ये सब सारी चीजें आई हैं तो किसने क्या बताया, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार्कलेज है कहाँ पर या कहाँ की बेस्ड कंपनी है। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो जैसे जब हम लोग बजट पढ़ते हैं, ये मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा, तो बस इतना समझिए फिजिकल डेफिसिट दैट मीन्स नो डाउट सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट, ये खर्च है, ये प्राप्तियां हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो कौन से पार्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं, बोरोइंग के पार्ट को इंक्लूड एक्सक्लूड करके जब सरकार का घाटा बताया जाता है, इवन आप सिंपल सी भाषा में कह देते हैं कि फिजिकल बजट राजकोषीय या फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा क्या, आ, सरकार की जेब पर पड़ने वाला बर्डन, इसीलिए इसमें से बोरिंग पार्ट को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें इन्होंने बताई है, इतना उसमें नहीं जाना है। मेन चीज ये थी कि अप्रोक्स इन्होंने इंडिया का फिजिकल डेफिसिट दैट में सरकार का घाटा कितना बताया, कितने हम लोग बजट के आसपास थे अपने। हाँ, यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट देखने को मिली है, डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉश का नाम लिया एज अ नेक्स्ट चेयर ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व। जैसे हमारे यहाँ का आरबीआई सेंट्रल बैंक है, वैसे ही यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसके नेक्स्ट चेयरमैन या चेयर कौन करेगा, तो केविन वॉश का नाम आया है। ठीक है। ये यूएस के सेंट्रल बैंक के लिए। ठीक। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एफएसएसआई लॉन्चेस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन फूड सिक्योरिटी एंड रिस्क असेसमेंट। तो ये आपने देखा भी होगा, किसी भी आप आ, मतलब फूड प्रोडक्ट की दुकान पे जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा एफएसएसआई का एक बोर्ड या क्लियरेंस लगाए रहते हैं कि हाँ भाई जो आप सामान खरीद रहे हैं वो एफएसएसआई के नॉर्म्स के हिसाब से आपको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो अगर एफएसएसआई की बात करें, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कब आई थी लगभग, अ, कुछ स्टैटिक चीजें भी याद रखिएगा, क्योंकि वो चीजें आपके स्टैटिक चीजें रिलेट होके आ जाती है 5 सितंबर 2008 को। इसका जो फाउंडर है, ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडर है आपके अंबुमानी अंबुमानी रामादोस। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इस इनको जरूर याद रखें। और रेगुलेटरी बॉडी की बात करें, किस बॉडी के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आती है। और अभी इसकी रेगुलेटरी एग्जीक्यूटिव की बात करें, ये नाम आपने सुना भी होगा, एग्जीक्यूटिव जो है मिस पुण्य सलीला श्रीवास्तव। मिस पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ठीक है। और चेयरपर्सन कौन है इस टाइम इसके, एफएसआई के चेयरपर्सन, तो ये है रंजीत पुन्हानी। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, रंजीत पुन्हानी चेयरपर्सन है। और एग्जीक्यूटिव की बात करें, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ठीक। तो ये है, अब हुआ क्या है, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है आपके फूड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट, ताकि आप जो चीजें खा रहे हैं, आप जो चीजें ले रहे हैं, उसमें सेफ्टी बरती जा सके।
ये पूरा एक डिजिटल ट्रेनिंग पोर्टल है, ठीक है, जो इंडिया के साइंस बेस्ड फूड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और मजबूत करेगा। इसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनॉग्रेटेड बाय रंजीत पुन्हानी नाम दिया गया, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिसर है। ये एक टाइप का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, जिसको शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एफएसएसआई ने किसके साथ मिलकर ये चीज लॉन्च की है? तो डब्ल्यू के साथ मिलकर ये चीज लॉन्च की है। तो दो चीजें यहाँ पर आपको मिली, हेड भी मिला और ये भी मिले। और डब्ल्यू की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में ये स्टैब्लिश हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, इसीलिए नाम आया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और अगर हेड की बात करें तो अभी डब्ल्यू के हेड कौन चल रहे हैं? आपने देखा होगा कई मौकों पर इनको देखा भी गया, यूएस के साथ भी, या यूएस ने भी नाम वापस लिया, मिस्टर टेड्रोस अधनोम यहाँ के, ठीक है। अब ये एक टाइप का प्रोग्राम है जो इसलिए लॉन्च किया गया ताकि लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके कि भाई डिजिटली जैसे कोई भी चीज हुई उसे डिजिटल आप मार्क कर पाएंगे, कि भाई यहाँ पे दिक्कतें दिखी जा रही हैं या एफएसएसआई के स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर रहा है। अब इसके थ्रू कैसे दैट मीन्स रिस्क असेसमेंट को कम किया जाएगा अपने मॉडर्न फूड सिस्टम में, इस पे काम किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया का फूड सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स रहा है, तो इसमें नए कंटेनमेंट्स एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको अपने स्टैंडर्ड भी इनहेंस करने पड़ेंगे। इसके लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का भी सपोर्ट कर लेना पड़ेगा। डाइट्स कैसे चेंज हो रही है, जिससे आपके पब्लिक हेल्थ को बेहतर करने में सुविधा मिलेगी। और इससे आपका एक क्रेडिबल, विश्वसनीय एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटेड डिसीजन जनरेट हो पाए। इसके साथ साथ इसी में इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च किया ताकि लोगों को ट्रेन किया जा सके। जो रिसेंट में चैलेंजेस हैं आपके फूड आइटम से रिलेटेड, तो एक बेहतर अप्रोच है सरकार की जो ग्राउंड लेवल पर हमको देखने को मिलेगी। तो एफएसएसआई ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स पोर्टल, और एफएसएसआई के बारे में। और दूसरी चीज किसके साथ ये चीज लॉन्च किया इनिशिएटिव? तो डब्ल्यूएचओ के साथ लॉन्च किया। अब देखिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, इंडिया एनर्जी वीक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि गोवा में कंडक्ट हो रहा है। इंडिया एनर्जी वीक जो कि गोवा में कंडक्ट हो रहा है, वहां पर दो लोगों का एग्रीमेंट देखने को मिला, एचपीसीएल, जिनके ईडी हैं अनुज मेहरोत्रा, और आईजीएक्स के साथ मिलकर राजेश के मेडिरत्ता, इनको डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म, इंक्रीज एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और ये तो कुल मिलाकर इंडिया के एनर्जी सप्लाई चेन को कैसे इनहेंस किया जाए, स्पेशली इन गैस। तो गैस मार्केट में इंडिया एलएनजी टर्मिनल, देखिए अभी इनहेंस यूटिलाइजिंग ऑफ चारा एलएनजी टर्मिनल, तो एक्चुअली ये नाम ही आया, ये गुजरात का है। ये जो पर्टिकुलर ये जो नाम लिखा है, चारा एलएनजी टर्मिनल, तो इसको कैसे बेहतर यहाँ पर सर्विसेज गैस रिलेटेड अपनी अपनी फैसिलिटी को इनहेंस किया जाए, सेफ बनाया जाए, गैस मार्केट को कैसे और बेहतर किया जाए, उसके लिए यहाँ पर दो लोगों का एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। तो तो बात यहाँ पर इतनी है कि कौन से दो लोग हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये चारा कहाँ पर है? बोले तो चारा एलएनजी टर्मिनल गुजरात का है। डेवलप करने वाला एचपीसीएल है, और इन्होंने इसीलिए इंक्स इंक्स के साथ मिलकर दैट मीन्स एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि गैस मार्केट को और बेहतर बनाया जा सके, एलएनजी लिक्विड पेट्रोलियम में के केस में, या न्यूट्रल गैस के केस में, ठीक है। और हाँ, तो मेजर ये पार्टिसिपेंट्स रहे गैस मार्केट के, तो मार्केट बेस्ड सिस्टम फॉर गैस बुकिंग हो जाएगी, ऑनलाइन एक्सेस टू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी बेहतर कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी, बूस्टिंग नेचुरल गैस एडॉप्शन अक्रॉस इंडिया। तो ये सब सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एक सिंपल सा प्रोग्राम सुपर ओवर, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है क्रिकेट का, ठीक है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, जो कि कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलेगा, इंडिया श्रीलंका। तो भारत पे ने लॉन्च किया है सुपर ओवर, किसके साथ मिलकर? रोहित शर्मा के साथ। एक तो ये छोटी सी न्यूज।
दूसरा इज माई ट्रिप जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज है। इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है प्रो एक्सपेंस के साथ, जो कि इंडिया का फर्स्ट एआई फर्स्ट ट्रैवल एंड एक्सपेंस प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां पर आप अपने ट्रैवल को मैनेज कर पाएंगे। तो रिकांत पिटी जो कि सीईओ एंड को फाउंडर है ईज माई ट्रिप के, और हिमांशु सिंह जो कि फाउंडर एंड सीईओ है प्रो एक्सपेंस के। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी आई है, ईज माई ट्रिप पहली बात तो एनएससी बीएससी दोनों जगह लिस्टेड है। इंडिया का एक लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म है, एयर टिकट बुकिंग एज पर क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार ऑफ द असेसमेंट ऑफ ओटीए इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके हिसाब से इज माई ट्रिप को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर नाम आया माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी ने एआई चिप लॉन्च किया है फॉर सर्विलेंस मार्केट के लिए, ताकि सर्विलांस किया जा सके। अब देखिए, माइंड ग्रुप की बात आ रही है तो थोड़ा सा माइंड ग्रुप के बारे में भी याद रखें। एक्चुअली माइंड ग्रुप क्या है? ये इंडिया बेस्ड सेमीकंडक्टर डिजाइन मद्रास चेन्नई बेस्ड है, और आईआईटी मद्रास में भी इनका नाम आता है क्योंकि इन्होंने इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रेड माइक्रो कंट्रोलर लॉन्च किया था सबसे पहले। चेन्नई बेस्ड है इंडिया का, इसीलिए ये स्टैटिक चीजें जो इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करती हैं। इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रेड माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर, तो ये लॉन्च किया गया था आईआईटी मद्रास के थ्रू, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने लॉन्च इट सेकेंड सिस्टम, पहला ये यहाँ पे था, सेकेंड सिस्टम ऑन चिप एसओसी, जिसका नाम है नेम्ड V2600 लॉन्च किया है, जो कि स्पेशली सीसीटीवी एंड सर्विलांस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, जो कि पूरा एआई बेस्ड है। ठीक है, तो ये है। और देखिए यहीं पर ये पहला था कॉमर्शियल ग्रेड माइक्रो कंट्रोलर, एसओसी बोले तो सिस्टम ऑन चिप, और ये दूसरा है, ठीक है, माइंड प्रो, तो चेन्नई बेस्ड है, जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करती है ग्लोबल लेवल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अडानी ग्रुप ने ब्राजील के एरोस्पेस जायंट इम्ब्रार, तो ये कंपनी का डायरेक्ट नाम आ जाता है कि इम्ब्रार भाई कहाँ की कंपनी है, तो ये ब्राजील की कंपनी है। अभी हमने ब्राजील के बारे में देखा भी था, शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी था। तो इनके साथ मिलकर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को इनहेंस करने के लिए एक एमओयू साइन किया है, और इसीलिए इनके जो प्रेसिडेंट सीईओ का नाम आया है अर्जन मेजर का नाम आया है, जो कि इसके सीईओ हैं। और लगभग इंडिया हैज अ मैसिव एयरक्राफ्ट बैकलॉग ऑफ अराउंड, अभी तक इंडिया के पास 1700 यूनिट्स है, जो और भी बेहतर कर रहा है। इसके साथ साथ इंडिया का कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लीट की बात करें तो एक टारगेट इन्होंने रखा है कि सेट टू ट्रिपल इन साइज टू लगभग 22,500 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 सालों में। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बन जाएगा 2035 तक, अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस के हिसाब से। तो ये एयरबस का नाम हर जगह आता है, कई बार आपने सुना भी होगा। तो एयरबस के हिसाब से इंडिया 2035 तक थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बनकर उभरेगा। देखिए अभी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। अभी वहां पर इलेक्शन भी कंडक्ट है 12 ऑफ फेब के आसपास, और अभी दैट मीन्स कम्युनल बेसिस पे, या ये बोल लीजिए डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे चीजें बांग्लादेश में देखने को मिली, और उसी के चलते लगभग 17 एनटीपीसी एडवाइजर्स रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। तो लगभग 17 नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एडवाइजर्स वो वापस आ गए हैं सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, और यही सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बांग्लादेश ने भी इंडिया में खेलने से मना किया, जिसकी वजह से उनको आईसीसी इवेंट से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो ये है, तो ये एक इंडिया बांग्लादेश के फ्रेंडशिप में एक सेटबैक है, इसीलिए। और आप मुझे ये बताएंगे, आई बांग्लादेश की जगह आईसीसी में किसने ज्वाइन किया है मैच खेलने के लिए, किससे रिप्लेस हुआ? अब देखिए, अब क्योंकि लगातार एआई पे बात हो रही है, इंडिया एआई मिशन लॉन्च कर चुका है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डेटा है कि इसकी मार्केट लगभग 2035 तक, जैसे सिविल एविएशन के केस में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट हो जाएगा, वैसे ही एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें
2035 तक इंडिया की मार्केट लगभग 607 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच जाएगी। और इसका इसका जो हमको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, हेल्थ केयर में भी, एनर्जी में भी, एजुकेशन में यूज हो ही रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। तो लगभग लगभग टोटल ग्लोबल जीडीपी का ये 15% कवर करेगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो एक एस्टिमेट दिया गया है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस परसिस्ट कर रही है, एज 86% ऑफ फार्मर आर स्मॉल एंड मार्जिनल, जो कि इंडिया में एक मेजर इशू रहा है। और स्मॉल एंड मार्जिनल वही है जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, इसीलिए उनकी क्रॉप ईल्ड्स भी कम होती है, जो कि लगभग जस्ट ग्लोबल एवरेज का 40 to 50% है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए या इनको बेहतर कैसे बनाया जाए, तो ये एक मेजर आया है जहां पर एआई का कंट्रीब्यूशन इनहेंस होता जाएगा। इसके साथ साथ एक और एमओयू साइन हुआ है इंडिया एनर्जी वीक 2026 में। अब ये एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? हमारे देश की कंपनी ओएनजीसी एंड रिलायंस के साथ। ठीक है। तो ओएनजीसी और इसके साथ मिलकर, ये ओएनजीसी की बात करें, बोले तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, लार्जेस्ट स्टेट ओन ऑयल एंड गैस कंपनी है, जो कि लगभग 1956 में आई थी, 1956 में। और ये अभी महारत्न कंपनी है, महारत्न। ठीक है। न्यू दिल्ली बेस्ड। और इन्होंने इन्होंने डीप वाटर रिसोर्सेस, दैट मीन्स ये जरूर याद रखिएगा, पर्टिकुलर किस कोस्ट की तरफ, इंडिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ डीप वाटर रिसोर्सेस शेयर करने के लिए, दैट मीन्स रिलायंस के साथ हाथ मिलाया है इस एनर्जी वीक में, ताकि हम अपने एनर्जीज की जरूरत को पूरा करें। तो देखिए आया भी, डीप वाटर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली ईस्ट कोस्ट, ये जरूर ध्यान दें, ईस्ट कोस्ट। और ईस्ट कोस्ट में भी कहाँ पर? अक्रॉस कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड अंडमान ऑफशोर। तो ईस्ट की तरफ ये सब सारी चीजें देखने को मिली, कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड अंडमान ऑफशोर। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है किसके अंडर में? ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो कि इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। तो यहाँ पर दो लोगों का हुआ एग्रीमेंट। काम की बात, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, किसके किसके बीच? ओएनजीसी एंड रिलायंस के बीच में हुआ। और कहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी? इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। सेम जो एग्रीमेंट का हिस्सा होते हैं वो हर जगह आपके पूछे जाते हैं, इसलिए। अब देखिए अगली न्यूज यहाँ पर, पेट्रोनेट एलएनजी एंड ओएनजीसी ने 5 ईयर का रीगैसिफिकेशन एग्रीमेंट साइन किया फॉर दहेज टर्मिनल, दहेज टर्मिनल के लिए। ठीक है। 5 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है किनके किनके बीच? और ये एक्चुअली लगातार आप देख ही रहे हैं। ठीक है। ये भी एक, जैसे अभी अडानी पोर्ट्स के लिए हुआ, फिर अभी हम लोगों ने इंक्स के बीच में देखा, तो ये कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी कि कैसे हम लोग एनर्जी सेक्टर, क्योंकि एनर्जी वीक चल रहा है, तो वहां पर जो जो चीजें आसान हो पाएगी वो किया जाएगा। तो एक्चुअली ये दहेज जो टर्मिनल है भी, दहेज टर्मिनल, ये अडानी पेट्रोनेट पोर्ट लिमिटेड है, दहेज का। ठीक है। तो इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये चीज देखने को मिली है, वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, और आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है। तो पेट्रोनेट एलएनजी ओएनजीसी के बीच में ये रीगैसिफिकेशन एग्रीमेंट हुआ है। शॉर्ट में भी नाम याद रखें और इसका फुल फॉर्म। एग्रीमेंट की डिटेल की बात करें तो यहाँ पर ये जो पीएलएल है, पेट्रोनेट एलएनजी रीगैसिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा ओएनजीसी को दहेज टर्मिनल गुजरात में। इसके साथ साथ इनेबल्स ओएनजीसी टू सप्लाई रीगैसिफाइड नेचुरल गैस। ठीक। इसकी वैलिडिटी 5 साल के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये हुआ है 26 जनवरी 2026, मतलब 27 जैन 2026, इन या एट इंडिया एनर्जी वीक, जो कि कहाँ कंडक्ट हो रहा है? गोवा में हो रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गैस मार्केटिंग बढ़ावा देना है बाय इंपोर्टिंग एलएनजी को बढ़ाकर। ठीक है।
एलएनजी में एक बेहतर स्कोप क्रिएट करना है। और एलएनजी के फुल फॉर्म की बात करें तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है। और कभी कभी ये भी आता है, मतलब इसको याद रखें अपने करंट अफेयर्स, नेचुरल गैस में क्या है, तो प्राइमरीली तौर पर इसमें क्या होती है, मेथेन होती है प्राइमरी तौर, CH4। ठीक है। और नॉन टॉक्सिक है फिलहाल। तो ये दोनों चीज है। ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक डिफरेंस भी क्रिएट हो, जैसे आप सीएनजी की बात करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये लिक्विफाइड है। ठीक है। तो ये अंडर प्रेशर में रखा जाता है, हाई प्रेशर में, इसीलिए कंप्रेस्ड हो जाती है, ये लिक्विड स्टेज में हो जाती है। ये दोनों चीजें, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखें। और यहाँ पर एलएनजी है, लिक्विफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और दूसरा, अब देखिए ये बेसिक बेसिक अंतर होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हमने सीएनजी और एलएनजी के बीच में डिफरेंस देखा, कंप्रेस्ड हो गया। एलएनजी और एक नाम आप सुनते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलएनजी में किस बात का फर्क, तो एलएनजी अभी हमने देखा प्राइमरी तौर पर ये मेथेन होती है। एलपीजी की बात करें तो वो क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। उसमें इतना आपको नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि आया है तो इसको याद रखें। कभी कभी डिफरेंस ही आपका बन जाता है कि एलएनजी और एलपीजी में क्या डिफरेंस है या सीएनजी में क्या है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ गैस पाइपलाइन, सर्विस को बेहतर बेहतर करने के लिए गैस पाइपलाइन को बिछाया जाएगा, जिससे आपकी गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जैसे आप देखते हैं आजकल पाइप लगकर गैसेस घर घर तक पहुंचाई जाती हैं, तो वो बेहतर हो पाएगा। इसके साथ साथ ONGC इज a promoter and related party of PLL. CMD is a nominee director of PLL board. Transaction conducted on arm's length basis. तो इतना कोई वो नहीं है इसमें। पेट्रोनेट की बात करें तो जॉइंट वेंचर है गेल, ONGC, IOCL एंड BPCL का, तो लगभग 12.5% का हिस्सेदारी सबकी है पेट्रोनेट में। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1998, 43% ऑफ इंडिया LNG रीगैस कैपेसिटी, तो इंडिया का 43% अकेले कवर करता है, तो लगभग दो तिहाई पूरा है। कंट्रीब्यूट एट 33% ऑफ इंडिया टोटल नेचुरल गैस सप्लाई। और लगभग इनके टर्नओवर की बात करें तो अभी ये 51,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, तो बड़ी कंपनी है। ठीक है। इसके बाद किस या टर्मिनल पे अभी दहेज की बात हुई भी थी, दहेज की, तो ये गुजरात इवन कोच्चि में भी देखने को मिलेगा, जहां पर टोटल कैपेसिटी है लगभग 22.5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है। तो दहेज का एक्सपेंशन 7.5 से 22.5 के बीच में होगा। ठीक है। और इसके साथ साथ और अदर 5 गोपालपुर उड़ीसा में टर्मिनल सेटअप किए जाएंगे, तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग सेटअप है। तो दहेज हो गया, कोची हो गया, उड़ीसा हो गया। ONGC की बात करें, इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कंपनी, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी रहती हैं, पढ़ते रहिए। अब देखिए, SBI लार्जेस्ट लेंडर बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI लॉन्चेस चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लॉन्च किया है, चक्र टू इन्वेस्ट 100 ट्रिलियन इन सनराइज सेक्टर ओवर 5 ईयर। सनराइज सेक्टर दैट मीन्स ये रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, जो बेटर ग्रोथ शो करते हैं या करेंगे, तो उसमें 100 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव लेकर लगभग आए हैं। और इसी इनिशिएटिव का ये क्या नाम दिए, चक्र नाम दिए। तो SBI लॉन्चेस चक्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च्ड बाय SBI, जिसके अगर हम लोग बात करें, मुंबई बेस्ड बैंक हमारा लार्जेस्ट लैंडर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसके जो हेड की बात करें तो CS शेट्टी है। ठीक। तो ये दो चीजों क्या इसमें नाम आता है। जैसे कि CEO की बात करें तो CS शेट्टी, MD की बात करें, कुछ बैंकों में MD CEO एक ही होता है, तो ये कौन बनाए गए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर रवि रंजन। ये नाम कई बार आया, तो रवि रंजन जी हैं इसके। ठीक है। अ, ठीक। अब एक चीज और, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो कई बार एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो
इसमें 4 लोगों का नाम आता है, ठीक है? फिलहाल इसमें एक रवि रंजन भी थे। बाकी सीईओ की बात करें तो सी एस सेट्टी हैं, जो कि आपके आईबीए के भी हेड है, इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो चक्र किसका इनिशिएटिव है? एसबीआई का है। तो यहाँ पर एसबीआई हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 21 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दिस एग्रीमेंट के तहत प्रोजेक्ट फाइनेंस टीम्स विल वर्क अलोंगसाइड एसबीआई टीम, ताकि आप चक्र को बेहतर तरीके से लॉन्च कर पाए फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज को फाइनेंसिंग। तो पैसे की मदद और आपकी क्षमता को इनहेंस करने का भी काम करेगी चक्र। अगली न्यूज देखें तो यहाँ पर देखिए, आरबीआई प्रपोजेस डिजास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स एंड सीक्स फीडबैक। तो जब कोई डिजास्टर आता है तो उसमें जो बैंकों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसलिए एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और इसके लिए फीडबैक भी मांगा है। तो पहली बात तो आरबीआई, और जैसी बात आरबीआई आ जाएगी वैसे ही आप इनके गवर्नर का नाम याद रखें, संजय मल्होत्रा जी हैं अभी, जो कि सभी बैंक एंड अदर रेगुलर एंटिटीज के ऊपर काम करेगा और इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल से काम ये लागू होगा। की प्रोविजन की बात करें, बैंक मस्ट इंक्लूड नेचुरल कैलामिटी इम्पैक्ट इन क्रेडिट पॉलिसीज, दैट मीन्स अपनी क्रेडिट पॉलिसीज में नेचुरल कैलामिटी को भी इंक्लूड करें। ये एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज दिया है। तो इसीलिए डिजास्टर के समय जो लोगों के ऊपर पड़ने आता है उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, तो इसलिए यहाँ पर एक रिलीफ फ्रेमवर्क लॉन्च करने की बात कही है, जो कि एक प्रिंसिपल बेस्ड रेजोल्यूशन रिजीम आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी टू सारे रेगुलर एंटिटीज को मिलेगी। तो जिसमें आपके इंक्लूड क्या होगा, रिशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट इंक्लूड होगा, मोराटोरियम हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट इज मोराटोरियम? मोराटोरियम बस इतना समझिए, आपने लोन लिया, जैसे एजुकेशन लोन मिलता है 3 साल के लिए, पैसा वापस करना 5 साल, तो ये 2 साल का क्या मिल गया, मोराटोरियम। दैट मीन्स एक गैप दे दिया। तुरंत पढ़ाई से निकलते ही जॉब तो मिल नहीं जाएगी, सर्च करेगा इंसान ढूंढेगा। तो जो गैप दिया जाता है, गैप दिया जाता है लोन जो वापसी होती है उसके पहले, वो टाइम क्या कहलाता है, मोराटोरियम कहलाता है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होगा उसे आप क्रेडिट फैसिलिटी में कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे, इसके साथ साथ एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कई बार डिजास्टर की वजह से लोन नहीं मिल पाया, लेकिन वो लोन नहीं चुका पाया, तो क्या उसे लोन नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, उसकी जरूरत को पूरा की जाएगी, अदर तरीके से उसकी हेल्प की जाएगी। तो दूसरा जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगा वो, एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी बोरोवर विद नॉट मोर देन 30 डेज डिफॉल्ट एलिजिबल। तो 30 से ज़्यादा दिन का फॉल्ट एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में आएगा। इसको जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए, बोरोवर्स विद नॉट मोर देन 30 डेज डिफॉल्ट एलिजिबल, मतलब 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका हुआ है, रियलिस्टिक इशू है, तो बिल्कुल आए, बैंक उस पर काम करेगा। तो यहाँ पर इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या दिया है, क्योंकि इंडिया जो जर्मन वॉच की इंडेक्स आई थी उस क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के केस में, उसमें 6 नंबर पे आता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो इससे अफेक्टेड लोग भी होंगे, क्योंकि आज भी एग्रीकल्चर आपके लिए एक मेजर मेजर एरिया रहा है, जिसमें आज भी बोला जाता है मोर देन 50% लोग इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है, और ये एरिया ऐसा है जो हाईली अनसर्टेन है, क्योंकि बारिश नहीं हुई या कुछ डिजास्टर आ गया, तो गरीब आदमी या किसान कहाँ जाएगा। तो लगभग एक डेटा इन्होंने दिया 1993 से 2022 कि 400 से ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं, 80,000 से ज़्यादा डेथ देखने को मिली है, 180 बिलियन इकोनॉमिक डॉलर का लॉस देखने को मिला है। तो हम लोग कैसे अपनी क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर के लिए एक बढ़िया बेहतरीन फाइनेंशियल सिस्टम या फ्रेमवर्क तैयार करें, उसके लिए आरबीआई ने ये फ्रेमवर्क जारी किया, ताकि बैंक भी उसी गाइडलाइन के हिसाब से काम कर पाए और लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे पाए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई का डेटा, जैसे आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी पंप करने के लिए या खींचने के लिए, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन या इस टाइप की चीजें करता है। तो यहाँ पर आरबीआई इन्फ्यूज 1.25 ट्रिलियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि क्वेश्चन बन के आ जाता है, लगभग 10 बिलियन डॉलर रुपी बाई सेल स्वैप के थ्रू मार्केट में इसने लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया है रिसेंट में ही, फ्राइडे को। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अलग अलग बात करें तो लगभग 50,000 के लगभग ओएमओ के तहत, वीआरआर वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शन के तहत 25,000 करोड़, फिर डॉलर रुपी के तहत लगभग 10 बिलियन,
फॉर 3 इयर्स विल बी हेड एट फरवरी 4 को किया जाएगा। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कितना रुपए मार्केट में इन्फ्यूज किया, तो 1.25 ट्रिलियन पैसा है। ठीक है। ये आरबीआई नेट लिक्विडिटी इंजेक्ट की बात करें तो ये चीज देखने को मिला है। डेट मीन्स इंजेक्ट प्लस है, माइनस है तो एब्जॉर्ब किया है, तो ये नेट है। डेट मीन्स लिक्विडिटी डाली है, फिर लिक्विडिटी कम की। तो ये आरबीआई का पूरा डेटा आया है 22 जनवरी 2026 के बाद, ये चीजें। तो अभी कितना किया इसको याद रखिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कंडक्ट पायलट्स विद एग्री स्टैक, देखिए आज ये बजट में भी इन्होंने नाम लिया। तो व्हाट इज एग्री स्टैक? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये एक टाइप का प्रोग्राम समझ लीजिए जहां पर जमीन को लिंक किया जाएगा, फर्टिलाइजर यूज एज वेल एज क्रॉप्स, ये सारी चीजें लिंक होगी। तो गवर्नमेंट ने लगभग 7 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन 4 स्टेट्स यूजिंग एग्री स्टैक, एक टाइप का प्लेटफॉर्म जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स, फर्टिलाइजर यूजर्स और क्रॉप्स ग्रोथ की सारी रिपोर्ट को मेंटेन करेगा। 60% डेटा मैचिंग अचीव्ड, लगभग 60% डेटा को मैच भी किया जा चुका है। 80% आफ्टर विच एक्सेस यूरिया यूज विल बी मॉनिटर्ड एंड डिस्करेज। तो अगर किसान यूरिया का ज्यादा यूज करता है तो उसे मॉनिटर किया जाएगा और रोक लगाई जाएगी कि भैया नहीं यूज कर रहा है। इसके साथ साथ 60% फर्टिलाइजर यूजेज इज बाय फार्मर्स विदाउट लैंड इन देयर ओन नेम्स। ठीक है। अब जो खेती है, मतलब जो किनके पास जमीन नहीं है, विदाउट लैंड इन देयर ओन नेम्स, अपने नाम से भी ये कहाँ यूज कर रहे हैं, अब तो उसका भी डेटा हो जाएगा। तो कम से कम पता लगेगा कि जो चीजें ली गई है उसका यूज हो रहा है कि मिस यूज हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे इन्होंने सबसे पहले हरियाणा में किया, तो इससे इन्होंने लगभग 1.02 लाख टन ऑफ यूरिया बताया बचाया लेस देन 4 मंथ। किसानों को क्या मिल गया? हाँ, दैट मीन्स अपने एरिया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसने ज्यादा यूज कर लिया तो मिस यूज हो रहा है या टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जाएगा। और इसे लगभग इन्होंने 72,000 से ज्यादा डीएपी बचाया। और डीएपी का फुल फॉर्म कई बार आता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है। और इसी में आता है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस का जो मिक्सचर होता है उसमें इसको यूज किया जाता है आजकल। नैनो डीएपी भी बनाना शुरू किया था, सरकार ने गुजरात से किया था। फर्टिलाइजर यूजर पैटर्न की बात करें जो कि पिछले साल का 2024-25 के हिसाब से लगभग 65% फार्म। अब देखिए 5 से 7 बैग ऑफ यूरिया खरीद लेते हैं एक साल में, जो कि रिजनेबल है। लेकिन 35% आज भी ऐसे हैं जो एक्सेसिव यूज करते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग, लो इनकम होने की वजह से उनको यूरिया, दैट मीन्स अब बेहतर टेक्नोलॉजी या बेहतर बीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो सस्ता यूरिया ही खरीद लो, ये वाली कहानी है। तो हाई यूसेज डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इन्होंने ये देखा कि कैंपेन जो चला है लगभग 163 डिस्ट्रिक्ट लगभग 730 में, जहां पर हायर फर्टिलाइजर कंजम्पशन देखने को मिला, मतलब किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया यूज कर रहा है। उसका इम्पैक्ट आपके सॉइल पे भी पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ पे भी पड़ रहा है, वाटर बॉडीज पे भी पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें, तो केवल बात ये नहीं कि एग्री स्टेक का यूज करके केवल और केवल आप यूरिया के यूज को मॉनिटर करेंगे, एटलीस्ट उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ये एक बहुत आ, बढ़िया इनिशिएटिव है ग्राउंड लेवल पर। तो देखिए ईच सच डिस्ट्रिक्ट कंज्यूम 1 लाख टन ऑफ यूरिया एनुअली, लगभग लगभग 22 लाख बैग खर्च हो रहा है। और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा रहेगा। अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग की बात करें तो लगभग 1.56 धरती माता निगरानी समितिज बनाई गई है जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स हार्म से बचने के लिए या निगरानी करेगा, इसीलिए ना जो इस पर और सीधा सीधा अवेयरनेस स्प्रेड करेगा, भैया मत यूज करो, अच्छी चीज नहीं है। पॉलिसी नीति आयोग सजेस्टेड री एवेल्युएटिंग द आइडियल एनपीके रेशियो। नॉर्मल जो नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो है वो 4:2:1 होता है। तो इसका यूज भी लोगों ने मतलब इस परसेंटेज बढ़ा दिया, तो उसका आइडियल एक रेशियो री एवेल्युएट करने की बात कही है नीति आयोग। अगली न्यूज देखें तो वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया अनाउंस न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। अब ये किस चीज के लिए हुआ है पार्टनरशिप? तो ये एक्चुअली प्राइवेट जॉब्स इंडिया में क्रिएट हो पाए
इसलिए इंडिया के साथ मिलकर लगभग 8 से 10 बिलियन एनुअल खर्च करेगा वर्ल्ड बैंक अगले 5 सालों में। और जैसे वर्ल्ड बैंक की बात आ जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। और हेड इसके कौन है? अजय बंगा जी, ये जो बीच में अभी आपको दिख रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर मतलब अगले 5 साल की बात कही है, तो जाहिर सी बात है 2026 से लेकर 2031 तक न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है, न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किस देश किसके साथ हुई? तो वर्ल्ड बैंक के साथ हुई। कब से कब तक के लिए हुई? 2026 से लेकर 31 तक के लिए ये चीज देखने को मिली। कितना बजट सपोर्ट किया जाएगा? लगभग 80 से लेकर 100 बिलियन 5 साल के लिए। और इससे पहले भी एनुअल लेंडिंग मिल चुकी है 18 से 25 तक। कोर ऑब्जेक्ट क्या है? जॉब क्रिएशन, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर में। तो लगभग 12 मिलियन यूथ को एक जॉब दिया जा सकता है। फोकस किस पे रहेगा? प्राइवेट कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, टूरिज्म, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर में। इन्वेस्टमेंट मेन कहाँ पर देखने को मिल सकता है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, एनर्जी सिक्योरिटी। इसके लिए पीएम सेतु स्कीम भी लॉन्च हुई। तो सबसे पहले पीएम प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड इंस्टीट्यूशन, इसलिए फुल फॉर्म जरूर याद रखें। लगभग इसके तहत 830 मिलियन डॉलर का लोन मिला दिस प्रोग्राम के तहत। अपग्रेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग बेहतर होगी तो लोगों को जॉब मिलेगा। इम्प्रूव इंडस्ट्री लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग, और इसका टारगेट है लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा यूथ को जॉब क्रिएट करना, इवन वुमेन भी उसमें पार्ट रहेंगी। तो ऐसी स्किल मिले ताकि जॉब डेवलप हो पाए। इसके साथ साथ एक ये डेटा आया है, इंडिया में इंटरनेट यूजर की बात करें तो ये बेस इंक्रीज देखने को मिला, लगभग 1 बिलियन के लगभग इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं इंडिया में। तो इंटरनेट यूजर्स लगभग 1 बिलियन, एक्टिव की बात करें 958 मिलियन हो चुके हैं। रूरल इंडिया में डोमिनेंसी देखने को मिली है, 57% ऑफ टोटल एक्टिव यूजर्स हैं। एंड रूरल एक्टिव यूजर्स 548 के लगभग। एंड रूरल इंटरनेट यूजर्स ग्रोइंग एट नियरली 4 टाइम्स देन अर्बन पेस, जितना शहर में नहीं उससे ज्यादा। इसीलिए आजकल आप देख रहे हो खूब रील वायरल होती है, ठीक है? तो वो डेटा कहाँ यूज हो रहा है? वो डेटा यहीं यूज हो रहा है, शॉर्ट वीडियो कंजम्पशन देखिए, एआई इनेबल्ड फीचर्स एंड हाई एआई एडॉप्शन। तो चीजें हो रही है, लोग यूज कर रहे हैं, तो 1 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। अब देखिए नेक्स्ट जेन एआई इज टीमिंग अप विद डेल एंड एनवीडिया, अगेन डेल एंड एनवीडिया के साथ आया है, तो यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है, नेक्स्ट जेन एआई जो कि एक सोवरेन क्लाउड प्रोवाइडर है, इसने डेल, आपने लैपटॉप्स देखे होंगे, एनवीडिया के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डेडिकेटेड नेशनल स्केल एआई फैक्ट्री लॉन्च की। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि इंडिया के सोवरेन क्लाउड फ्रेमवर्क का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जो इंश्योरिंग डेटा स्टेज लोकल एंड सिक्योर। कहने का मतलब जो सरकार फोकस करती है कि भैया डेटा स्टोरेज लोकल होना चाहिए, विद इन इंडिया होना चाहिए। कोई भी कंपनी सर्विस दे रही है तो डेटा इस देश की बाउंड्री के अंदर स्टोर करेगी। तो उसी के लिए इन्होंने नेक्स्ट जेन ने डेल एंड एनवीडिया के साथ टाई अप किया है। ठीक, इसमें आपकी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाएगा, जनरेटिव एआई का यूज किया जाएगा मॉडल क्रिएशन एंड उसको लागू करने में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को अभी ध्यान रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक्सेस मैप मैक्स लाइफ एज वेल एज मैक्स फाइनेंशियल बोर्ड को मर्जर नोट मिल गया है। तो यहाँ पर एक्सेस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, द होल्डिंग कंपनी ऑफ इंश्योरर, इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया फॉर द अमल कमीशन। इन प्रिंसिपल का मतलब ही होता है, दैट मीन्स अप्रूवल मिल जाना, दैट मीन्स तुरंत एक्वायर हो गया। इन प्रिंसिपल दैट मीन्स क्राइटेरिया पूरी कर दीजिए, और जो इतना भी आपको टाइम बाउंड मैनर दिया गया उसमें आप क्राइटेरिया पूरी करने के बाद इसे टेक ओवर कर लीजिए। अंडर द प्रपोज स्ट्रक्चर एम एफ एस एल विल बी मर्ज इन टू, अब याद भी रखिएगा कौन सी है, मैक्स फाइनेंस बोर्ड या मैक्स फाइनेंशियल जो आपकी सर्विसेज लिमिटेड है, ये मर्ज हो रही है एक्सेस मैक्स लाइफ, ठीक है, इंश्योरेंस में। तो ये एक मेजर होने वाला है। इसके साथ साथ एक्सिस बैंक, एक्सिस सिक्योरिटीज एंड एक्सिस कैपिटल की बात करें तो लगभग टोटल कितना शेयर है?
AMLIs में लगभग 19% का इनका शेयर है। अब देखिए, गूगल एंड नेक्स्ट जेन एआई पार्टनर विद इंडस्ट्री लीडर टू रिवोल्यूशनाइज इंडिया, अगेन आ गया। लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने क्लाउड सेंटर्स के लिए एनवीडिया के साथ और डेल के साथ टाई अप किया। अब गूगल एंड नेक्स्ट जेन तो पार्टनरशिप हो रही है इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर गूगल ने लगभग 85 करोड़ का अमाउंट फंडिंग किया है। किसको फंडिंग किया है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बागवानी एआई को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किसको दिया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्राउंड लेवल पे उतारा जाए। कहाँ पर? इनटू गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। तो ये टारगेट है 2027 का कि लगभग 75 मिलियन स्टूडेंट्स को इसका फायदा देखने को मिलेगा, और इवन जो प्रोफेशनल्स है वो अपना करियर इनबिल्ड कर पाएंगे। तो गूगल ने ये जो पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, कहाँ पर? मेरठ। यूनिवर्सिटीज का भी नाम आ गया। इसके लिए ये गूगल क्लाउड एज वेल एज जेमिनी का यूज करेंगे, ठीक है। और इसका सीधा फायदा स्टूडेंट्स को होने वाला है, जहां पर एआई ट्यूटर्स इनको मिल पाएंगे, स्किल गैप एनालिसिस भर पाएंगे। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसको अलाइन किया जा रहा है पोषण ट्रैकर एज वेल एज स्वयं पोर्टल जो सरकार का है उसके थ्रू। लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो वॉइस एआई विल बी यूज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कितने लैंग्वेज में ये सपोर्ट करेगा? तो रीडिंग फ्लुएंसी इन 10 इंडियन लैंग्वेज, 10 इंडियन लैंग्वेज में ये सिस्टम सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। और ये स्वयं पोर्टल क्या है? तो एक चीज याद रखें, अब जैसे पोषण ट्रैकर तो जैसे मिड डे मील हम लोग सुनते थे, स्कूल में बच्चा आता है तो उसी का नाम पोषण रख दिया गया था बाद में। तो ये स्वयं क्या है? स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जो जहां पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है। क्लास 9 10th टू ग्रेजुएट लेवल, और एक्सेस कोई भी कर सकता है। और इससे पहले भी न्यूज आई थी कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर स्वयं अकाउंट या स्वयं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये यही है स्वयं, और स्वयं का बकायदा फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इंडियन गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, और किस चीज के लिए है? ये है आपके लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होने वाली है जिसके लिए ये टाई अप किया गया। इसके साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर एट दावोस ने दावोस में बात की है कि हम्म, तो हाँ, ये एक एक चीज इसमें और रह गई थी, एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें तो इसके लिए इन्होंने एक नया जेमिनी फीचर्स भी लॉन्च किया है, जो कि लॉन्च किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दो का नाम आया है, एक कैरियर 360 एज वेल एज फिजिक्स वाला के साथ मिलकर, ताकि स्टूडेंट्स को मौका मिल पाए टू टेक जी मीन्स मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट मतलब कुल मिलाकर बेहतर एजुकेशन की तरफ यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल तो आ, ये फाइनेंशियल न्यूज़ थी। ऐसे ही हम लोग वीकली इसको डिस्कस कर लिया करेंगे, जितनी भी न्यूज़ होगी जो आपके बैंक बैंक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।